15 दिसंबर 2025 उत्तर प्रदेश के संभल जिले का चंदौसी इलाका, और वहाँ लोग अपने अपने कामों पर निकल रहे थे। चंदौसी के पतरवा रोड पर एक ईदगाह है, जिसके ठीक पीछे एक गंदा, ठहरा हुआ और बदबूदार नाला बहता है। वहाँ के लोगों को पिछले कुछ दिनों से इस नाले के पास से गुजरते हुए एक अजीब सी सड़ांध मारती हुई बदबू आ रही थी। शुरुआत में, जैसा कि अक्सर होता है, लोगों को लगा कि ठंड की वजह से शायद कोई आवारा कुत्ता या जानवर मरकर नाले में गिर गया होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वो बदबू कम होने के बजाय इतनी तेज और असहनीय होती जा रही थी कि उस सड़क से पैदल या गाड़ी से गुजरना भी मुश्किल हो गया था। आखिर में बदबू से तंग आकर इलाके के एक शख्स ने पुलिस को इन्फॉर्म की। सूचना मिलते ही चंदौसी कोतवाली की पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस वालों ने जब नाले की तरफ ध्यान से देखा तो उस ठहरे हुए, गंदे और बदबूदार पानी के बिल्कुल बीचों बीच एक काले रंग का भारी भरकम पॉलीथीन बैग तैर रहा था। बैग के आकार को देखकर ही पुलिस को अनहोनी की आशंका हो गई थी। पुलिस वालों ने किसी तरह लंबे हुक और रस्सियों की मदद से उस भारी बैग को नाले के दलदली किनारे तक खींचा। बैग से खून और सड़े हुए मांस की इतनी खतरनाक बदबू आ रही थी कि वहाँ खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था। जब पुलिस वालों ने उस काले बैग के रस्सी को धीरे धीरे खोला तो अंदर जो खौफनाक मंजर था, वो किसी भी इंसान को जिंदगी भर के लिए सदमे में डालने के लिए काफी था। बैग के अंदर एक इंसान का धड़ पड़ा हुआ था। पुलिस और वहाँ के लोग इसे देखकर पूरी तरह चौंक गए थे। 20 सितंबर 2010 राहुल, जो मूल रूप से संभल जिले के ही राजपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला एक बेहद सीधा सादा, शांत और दिन रात कड़ी मेहनत करने वाला इंसान था। राहुल एक राजमिस्त्री का काम करता था। दिन भर भारी पत्थर उठाना, ईंटें जोड़ना और चिलचिलाती धूप में पसीना बहाना। उसका काम शारीरिक रूप से भले ही बहुत थका देने वाला था, लेकिन राहुल दिल का बेहद साफ और सीधा इंसान था। राहुल अपनी जवानी के शुरुआती दिनों में था, और इन्हीं संघर्ष के दिनों में राहुल की सादी सी जिंदगी में रूबी की एंट्री होती है। रूबी चंदौसी की रहने वाली थी। पहली मुलाकात, फिर कुछ नजरों के इशारे, और धीरे धीरे ये जान पहचान एक गहरे प्यार में बदल चुकी थी। राहुल ने जब रूबी को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी वीरान पड़ी जिंदगी में किसी ने रंग भर दिए हों। रूबी के लिए राहुल के दिल में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्चा और सीधा सा प्यार था। वो रूबी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। कुछ समय के रिलेशनशिप और मुलाकातों के बाद दोनों ने तय किया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ गुजारेंगे। 15 नवंबर 2010 दोनों के परिवारों की रजामंदी से राहुल और रूबी की शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिन किसी भी आम और खुशहाल जोड़े की तरह बेहद खूबसूरत थे। राहुल दिन भर काम करता था और शाम को जब घर लौटता तो रूबी के चेहरे की एक मुस्कान उसकी दिन भर की थकान मिटा देती थी। दोनों के बीच एक बहुत था, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद रूबी की खुशी और उसके परिवार के बेहतर भविष्य के लिए राहुल ने एक ऐसा फैसला लिया जो हर कोई नहीं ले सकता था। हमारे समाज में आमतौर पर शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़कर लड़के के घर आती है, लेकिन राहुल ने प्यार की एक अलग ही मिसाल पेश की। रूबी को अपने मायके की याद आती थी और वो चंदौसी में रहना चाहती थी। अपनी पत्नी की इसी खुशी की खातिर राहुल ने अपना राजपुरा का घर, अपना परिवार, अपने बचपन के दोस्त, सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने अपना सारा सामान बांधा और वो अपनी पत्नी के साथ चंदौसी आ गया। रूबी के ही मोहल्ले में उसने अपना एक नया घर लिया। राहुल ने अपना पूरा सपोर्ट सिस्टम पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पत्नी अपने लोगों के बीच खुश रह सके। चंदौसी आने के बाद राहुल ने महसूस किया कि राजमिस्त्री के काम से वो अपने परिवार को वो सुख सुविधाएं नहीं दे पाएगा जिसका सपना उसने रूबी के लिए देखा था। उसने हिम्मत जुटाई, अपना पेशा बदला और जूतों का व्यापार शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन राहुल की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वो बाजारों में जाता, होलसेल से जूते लाता और उन्हें बेचता था। वो एक छोटा व्यापारी बन गया था। साल बीतते गए। 12 मार्च 2015 उस दिन उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आई। राहुल और रूबी एक प्यारी सी बच्ची के माता पिता बन गए थे। अब राहुल अपनी बच्ची के भविष्य के लिए और ज्यादा मेहनत कर रहा था। राहुल बाहर मेहनत कर रहा था और घर में रूबी घर और बच्ची को संभाल रही थी। साल दर साल बीतते गए। राहुल का जूतों का व्यापार अब पहले से बेहतर चल रहा था। उसकी बच्ची अब स्कूल जाने लगी थी, लेकिन क्योंकि बिजनेस अब बड़ा हो गया था, इसीलिए काम के सिलसिले में माल की खरीदारी और सप्लाई के लिए राहुल को अब अक्सर चंदौसी से बाहर रहना पड़ता था। वो दूसरे शहरों और बड़े बाजारों के चक्कर काटता था। कई बार तो वो 2-2, 3-3 दिन तक घर नहीं लौट पाता था, लेकिन जब भी वो वापस घर आता था, रूबी उसके लिए उसके पसंदीदा खाना बनाती थी
और राहुल भी रूबी और उसके सिलसिला काफी सालों तक चलती रही, तो लगातार घर से बाहर रहने की वजह से पति पत्नी के बीच की वो पुरानी बातचीत, वो पुराना वक्त अब कम होने लगा था। साल 2025 जब राहुल अपने बिजनेस के सिलसिले के लिए बाहर गया था, तो राहुल इस बार कई दिनों तक वापस घर नहीं लौटा। रूबी काफी परेशान हो गई थी। उसने राहुल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन राहुल का फोन स्विच्ड ऑफ बता रहा था, जिसके चलते 25 नवंबर 2025 को रूबी ने चंदौसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में राहुल के गुमशुदा होने की कंप्लेंट फाइल की। एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने रूबी की कंप्लेंट ली और पुलिस ने राहुल की जांच शुरू कर दी। कई दिनों तक पुलिस ने राहुल के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को राहुल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दिन बीत रहे थे, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं था। 15 दिसंबर 2025 उस दिन कृष्ण कुमार बिश्नोई को एक शख्स का कॉल आता है और वो शख्स कहता है कि चंदौसी के पतरौआ रोड पर एक ईदगाह है, जिसके ठीक पीछे एक गंदा और बदबूदार नाला बहता है। वहाँ कई दिनों से काफी बदबू आ रही है। लोगों का वहाँ से चलना मुश्किल हो गया है। ये खबर सुनते ही पुलिस वाले सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस वालों ने जब नाले की तरफ ध्यान से देखा, तो उस ठहरे हुए गंदे और बदबूदार पानी के बिल्कुल बीचों बीच एक काले रंग का भारी भरकम पॉलीथीन बैग तैर रहा था। बैग के आकार को देखकर ही पुलिस को अनहोनी की आशंका हो गई थी। पुलिस वालों ने किसी तरह लंबे हुक और रस्सियों की मदद से उस भारी बैग को नाले के दलदली किनारे तक खींचा। बैग से खून और सड़े हुए मांस की इतनी खतरनाक बदबू आ रही थी कि वहां खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था। जब पुलिस वालों ने उस काले बैग की चेन को धीरे धीरे खोला और जब उन्होंने देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग के अंदर एक इंसान का धड़ पड़ा हुआ था। वहाँ खड़े लोग इसे देखकर पूरी तरह चौंक गए थे। उस धड़ से सिर पूरी तरह से गायब था। दोनों हाथ और दोनों पैर भी बड़ी ही बेरहमी से काटे गए थे। पुलिस के सामने सिर्फ एक इंसान के सीने और पेट का हिस्सा पड़ा था, जो नाले के गंदे पानी से बुरी तरह सड़ चुका था और फूल गया था। लाश इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी कि उसे देखकर ये बताना भी मुश्किल था कि ये इंसान है या जानवर। पुलिस ने तुरंत ही उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब फोरेंसिक डॉक्टर उस सड़ी गली लाश का मुआयना कर रहे थे, तो उनकी नजर उस धड़ के कंधे और बाजू के पास बचे हुए त्वचा के एक छोटे से हिस्से पर पड़ी। पानी में सड़ने के बावजूद उस चमड़ी पर एक धुंधला सा निशान बाकी था। डॉक्टरों ने जब उसे ध्यान से साफ किया, तो वो एक टैटू था और उस टैटू पर साफ साफ अक्षरों में एक नाम लिखा था, राहुल। ये बात डॉक्टर ने पुलिस को बताई। राहुल नाम सुनते ही पुलिस के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने तुरंत इलाके की मिसिंग पर्सन फाइलों को खंगाला और सीधे उस रिपोर्ट पर जा पहुंचे जो 24 नवंबर को रूबी ने दर्ज कराई थी। पुलिस समझ गई कि ये वही राहुल की बॉडी है। जैसे ही ये बात रूबी को पता चला, तो पति के खोने के दुख में वो पुलिस के सामने रोने लगी। पुलिस ने इसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन से पहले पुलिस ने रूबी से ही पूछताछ शुरू की। जब कृष्ण कुमार बिश्नोई रूबी से सवाल कर रहे थे, तो रूबी बेहद डरी हुई लग रही थी। पुलिस को लगा कि शायद पति के जाने के गम में रूबी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। पुलिस ने रूबी से पूछा कि क्या राहुल का कोई दुश्मन था या किसी से झगड़ा हुआ था, तो उस पर रूबी ने कहा कि मेरे पति गाय जैसे भोले थे, वो सिर्फ अपना परिवार और अपने काम की तरफ ही ध्यान रखते थे। पुलिस ने इसके बाद रूबी को जाने दिया। इसके बाद पुलिस ने राहुल के घर की तलाशी ली। फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने घर को अच्छे से जांच लिया। फोरेंसिक रिपोर्ट्स में पता चला कि घर में रूबी, राहुल और उनके बच्ची के अलावा और एक और व्यक्ति का भी फिंगरप्रिंट्स था, और ये फिंगरप्रिंट्स राहुल या रूबी के परिवार वालों में से किसी का नहीं था। ये देखकर पुलिस हैरान रह गई और उन्हें समझ गया कि रूबी कहीं ना कहीं उनसे कुछ छुपा रही है। इसके बाद कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एक बार फिर रूबी को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया, और इस बार जब इंस्पेक्टर ने सवाल किए, तब रूबी बार बार अपने बयान बदल रही थी और उसके भाव में एक अजीब सी घबराहट दिखने लगी। तो पुलिस का शक और गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत रूबी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। साइबर और डिजिटल फोरेंसिक टीम ने उस फोन को खंगालना शुरू किया। डिलीट की गई फाइल्स, पुरानी गैलरी और तस्वीरों की गहराई से जांच की गई, और तभी फोन की गैलरी के एक कोने में छुपी एक ऐसी तस्वीर पुलिस के हाथ लगी जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। वो तस्वीर देखने में बहुत ही आम लग रही थी। उस फोटो में रूबी एक आदमी के साथ बहुत ही करीब और आपत्तिजनक हालत में खड़ी थी, लेकिन पुलिस की पैनी नजर रूबी या उस आदमी पर नहीं, बल्कि उस फोटो के बैकग्राउंड डिटेल पर थी। उस फोटो में उस आदमी ने एक बेहद खास पैटर्न वाली टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस फोटो में दिख रही टी शर्ट बिल्कुल वही टी शर्ट थी जिसका कपड़ा उस सड़े हुए धड़ के साथ उस गंदे नाले से बरामद हुआ था। पुलिस ने तुरंत वो फोटो और नाले से मिला वो सड़ा हुआ कपड़ा रूबी के सामने टेबल पर फेंक दिया।
डिजिटल सबूत और रूबी पूरी तरह से हैरान थी। इसके बाद पुलिस के दबाव के बाद रूबी ने वो कहानी सुनाई जिसे कृष्ण कुमार बिश्नोई के आंखें फटी करते हुए कहा कि मेरी और राहुल की जब शादी हुई तो वो मेरे खातिर उसने अपना घर अपना परिवार छोड़ दिया था, और जब हमारी बेटी हुई तो उसकी परवरिश के लिए वो अपने जूतों के बिजनेस के लिए अक्सर बाहर रहता था, और उसी की वजह से हमारे में दूरी आने लगी। जब भी वो वापस घर आता था झगड़े होते थे। धीरे धीरे मेरा प्यार राहुल के लिए कम हो रहा था, और तभी उसी टाइम मेरी जिंदगी में गौरव नाम का आदमी आया। गौरव चंदौसी के उसी मोहल्ले का रहने वाला था। शुरुआत में एक साधारण सी जान पहचान धीरे धीरे मुलाकातों में बदली, और फिर ये मुलाकातें एक नाजायज और अवैध रिश्ते में तब्दील हो गईं। जब भी राहुल अपने काम से शहर के बाहर रहता था तब गौरव रूबी से मिलने उसके घर आया करता था, लेकिन गौरव उनकी 10 साल की बच्ची से देखा हुआ था, और गौरव अच्छे से जानता था कि ये बच्ची उसके और रूबी के अवैध संबंध के बारे में राहुल को जरूर बताएगी। इसीलिए गौरव उसका मुंह बंद रखने के लिए जब भी घर आता था उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और खिलौने लेकर आता था। गौरव और रूबी के बीच प्यार बढ़ता गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध हो चुके थे, और राहुल ये सबसे बेखबर बाहर उसकी बीवी और परिवार के लिए मेहनत कर रहा था। नवंबर 2025 जब राहुल अपने बिजनेस के लिए बाहर गया था तो गौरव हमेशा रूबी से मिलने आ रहा था, लेकिन फिर 17 नवंबर 2025 उस रात दोनों साथ में अपने बेडरूम में थे जहां वो इंटीमेट हो रहे थे। रूबी को लगा कि राहुल कुछ दिन के बाद आएगा, लेकिन कुछ वजह से राहुल उसी रात अपने घर आ गया। जैसे ही राहुल ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का मंजर ऐसा था जिसे देखकर किसी भी पति का खून खौल उठे। उसकी पत्नी रूबी, जिसके लिए उसने अपना घर परिवार तक छोड़ दिया था, वो अपने प्रेमी गौरव के साथ बेड पर रोमांस कर रही थी। इस धोखे को अपनी आंखों से देखने के बाद राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। दोनों जल्दी जल्दी अपना कपड़ा पहन लेते, लेकिन राहुल के गुस्से के बाद दोनों के बीच एक भयानक हाथापाई शुरू हो गई थी। राहुल ने रूबी पर हाथ भी उठाया। राहुल ने चीखते हुए रूबी और गौरव को सीधी धमकी दी कि वो सुबह होते ही उनकी इस घिनौनी करतूत और इस अफेयर का पर्दाफाश पूरे समाज और रिश्तेदारों के सामने कर देगा। जब राहुल ने ये धमकी दी तो रूबी और गौरव की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया कि राहुल को अब इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जाने देना है। पास ही रखा एक भारी लोहे का रॉड और एक राजमिस्त्री वाला हथौड़ा उनके हाथ लगा। उन्होंने राहुल के सिर पर एक कई जोरदार वार किए। सिर पर लगी वो चोटें इतनी गहरी और घातक थीं कि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद जब रूबी और गौरव का गुस्सा शांत हुआ तो उनके सामने राहुल की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। वो जानते थे कि इस लाश को ऐसे ही घर से बाहर निकालना नामुमकिन है। यहीं से शुरू होता है इस वारदात का वो हिस्सा जिसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाए। अगले दिन यानी 18 नवंबर 2025 को गौरव बाजार गया और वहाँ से लकड़ी और लोहा काटने वाली एक इलेक्ट्रिक कटर और ग्राइंडर मशीन खरीद कर लाया। गौरव ने उस मशीन को चालू किया और राहुल के बॉडी को काटने लगा। मशीन की तेज रफ्तार की वजह से खून की बारीक बूंदें दीवारों और छतों तक उड़ रही थी। उन्होंने बेहद ठंडे दिमाग से और पूरी प्लानिंग के साथ राहुल के शरीर को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 17 टुकड़ों में काट डाला। 17 अलग अलग टुकड़े। लाश को ठिकाने लगाने के लिए रूबी खुद चंदौसी के बाजार से भारी और मजबूत काले रंग के पॉलीथीन बैग्स खरीद कर लाई। उन 17 टुकड़ों को उन बैग्स में पैक किया गया। उसके बाद उन्होंने लाश के सभी टुकड़ों को एक जगह नहीं फेंका। सबसे भारी और बड़ा हिस्सा था राहुल का धड़। इसे एक काले बैग में पैक करके चंदौसी के पतरवा रोड स्थित ईदगाह के पीछे बहने वाले एक नाले में फेंक दिया गया। उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और रात के वक्त वहाँ से कोई नहीं गुजरता था। दूसरी तरफ राहुल के सिर और उसके हाथ पैरों को उन्होंने बहुत दूर राजघाट के पास बहती हुई नदी में फेंक दिया। और उन्होंने ये इसीलिए किया क्योंकि बहते पानी में सिर और हाथ पैर मछलियों और जलीय जीवों का शिकार बन जाते और ठहरे हुए गंदे नाले के पानी में लाश बहुत तेजी से सड़ती, जिससे कुछ ही दिनों में लाश की शक्ल इतनी बिगड़ जाती कि उसे कोई पहचान नहीं सकता था। कत्ल के पूरे 7 दिन बाद 24 नवंबर 2025 रूबी रोती बिलखती हुई चंदौसी कोतवाली पहुंची। उसने पुलिस के सामने एक परेशान और बेबस पत्नी का नाटक किया और अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये 7 दिन की देरी हिस्सा थी। इन 7 दिनों में उन्होंने न सिर्फ घर के कोने कोने से खून के धब्बे मिटाए बल्कि नाले और नदी में पड़े लाश के टुकड़ों को सड़ने का पूरा वक्त भी दे दिया। करीब 25 दिनों तक पुलिस अंधेरे में तीर मारती रही और रूबी के कहने पर राहुल को ढूंढती रही। वही रूबी और गौरव बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने भारत के इतिहास का सबसे परफेक्ट मर्डर किया है। उन्हें लगा था कि वो कानून के लंबे हाथों से बच निकले हैं। लेकिन 15 दिसंबर को जब उस बदबूदार नाले से वो काला पॉलीथीन निकाला गया तो उसमें राहुल का धड़ मिला।
जहां से इन दोनों का सारा प्लान फ्लॉप हो गया। 20 दिसंबर 2025 पुलिस ने रूबी और गौरव दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस को बयान तो मिल चुका था, लेकिन कोर्ट में सिर्फ बयान देके सजा नहीं दी जा सकती, वहाँ सबूत चाहिए होते हैं। इसीलिए पुलिस की भारी भरकम टीम चंदौसी के उसी घर में पहुंची। रूबी और गौरव को लगा था कि उन्होंने 7 दिनों तक घर को धो पोंछ कर सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन मॉडर्न फोरेंसिक साइंस की नजर से कुछ नहीं छुपता। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें वो लकड़ी का भारी बिस्तर मिला। रूबी और गौरव ने उसे बहुत धोने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल के खून के धब्बे उस तख्त की लकड़ी की गहराई तक समा चुके थे, जो फोरेंसिक जांच में पता चल गया। पुलिस ने घर के अलग अलग कोनों से कत्ल में इस्तेमाल किए गए वो भारी हथियार भी ढूंढ निकाले। एक भारी लोहे की रॉड और एक राजमिस्त्री वाला हथौड़ा, जिससे राहुल के सिर पर वार किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी और खौफनाक बरामदगी अभी बाकी थी। पुलिस ने वो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मशीन और एक इलेक्ट्रिक हीटर भी घर से बरामद कर लिया, और रिपोर्ट्स के अनुसार उस मशीन ग्राइंडर के गेयर बॉक्स में राहुल का खून और हड्डियों का चूरा मौजूद था। पुलिस ने वो 3 गाड़ियां, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और एक कार जब्त कर ली, जिनका इस्तेमाल रूबी और गौरव उन काले पॉलीथीन बैग्स को ढोने के लिए इस्तेमाल किया था। सबूत इकट्ठे हो रहे थे, हथियार मिल गए थे, गाड़ियां जब्त हो गई थी, लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा गवाह था जिसकी गवाही सुनकर पत्थर दिल इंसान की भी आंखें नम हो जाएं। वो गवाह की अपनी 10 साल की मासूम बेटी। उस बच्ची ने पुलिस के सामने बैठकर अपनी ही सगी माँ के खौफनाक गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोल रही थी। उसने पुलिस को बताया कि कैसे गौरव उसके घर पर लगातार आता था, कैसे उसकी माँ रूबी गौरव के साथ अंदरूनी कमरों में घंटों अकेले रहती थी। उस बच्ची ने पुलिस के सामने कंफर्म किया कि कैसे ये लोग उसे बाहर का खाना और चॉकलेट्स देते थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। उस मासूम ने बिलखते हुए ये भी कहा कि मुझे उन दोनों की फांसी चाहिए। मेरी माँ ने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया है, उन्हें छोड़ना मत। एक बच्ची जो अपनी ही माँ के लिए फांसी मांग रही थी। एक पति जिसके 17 टुकड़े उसी के घर में कर दिए गए। सबूत पक्के थे, गवाह सामने थे, लेकिन पुलिस के सामने अब भी सबसे बड़ा लीगल चैलेंज बाकी था। सिर और हाथ पैर नदी में बह चुके थे। बिना सिर वाली लाश को कोर्ट में 100% पहचान साबित करना बहुत मुश्किल होता है। डिफेंस के वकील इस बात का फायदा उठाकर कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश कर सकते थे कि नाले में मिला धड़ राहुल का है ही नहीं। इसीलिए पुलिस ने एक ऐसा दांव चला जिसका कोई तोड़ विज्ञान या कानून के पास नहीं है। द डीएनए इम्पेरेटिव। नाले के उस सड़े हुए पानी और भयंकर बैक्टीरिया के बावजूद फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट्स ने उस धड़ के सबसे अंदरूनी हिस्से से सुरक्षित डीएनए निकाल लिया था। अब इस डीएनए को राहुल और रूबी की बायोलॉजिकल बेटी के डीएनए से मैच किया गया। रिपोर्ट में 99.9% मैच था। विज्ञान ने अदालत में साबित कर दिया कि वो सड़ा हुआ शरीर किसी और का नहीं बल्कि राहुल का है। जैसे जैसे साल 2026 की शुरुआत हुई, यूपी के न्यायिक सिस्टम में इस केस की चार्जशीट दाखिल की गई। रूबी और गौरव को गिरफ्तार करके लंबी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अपराध की बर्बरता को देखते हुए अदालत ने उनकी हर जमानत की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ 3 सबसे खतरनाक और बड़ी धाराएं लगाई हैं। सेक्शन 302 आईपीसी यानी हत्या, सेक्शन 201 आईपीसी यानी सबूत मिटाना, सेक्शन 120 बी आईपीसी यानी आपराधिक साजिश। साथ ही कोर्ट में उनकी बेटी ने भी गवाही दी। अब देखना होगा कि क्या उन दोनों को फांसी मिलती है या नहीं। अगर आपको हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री और ये रिसर्च पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या रूबी और उसके प्रेमी गौरव को फांसी की सजा मिलनी चाहिए